प्रिय पाठकों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता बादल राग भाग 2 लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। तो आइए कविता की पाठ एवं व्याख्या की ओर बढ़ने से पहले कवि एवं कविता से जुड़ी कुछ बातों को जान लेते हैं। बादल राग भाग 2 कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित अनामिका काव्य से ली गई है। यह देखा गया है कि निराला जी को वर्षा ऋतु अधिक आकृष्ट करती है, क्योंकि उनके अनुसार बादल के भीतर सृजन और ध्वंस की ताकत एक साथ समाहित होती है। बादल किसान के लिए उल्लास और निर्माण का अग्रदूत होता है, तो दूसरी तरफ मजदूर के संदर्भ में क्रांति और बदलाव है। बादल राग निराला जी की प्रसिद्ध कविता है, जिसमें आप बादलों को क्रांति दूत मानते हैं। निराला जी लिखते हैं, बादल शोषित वर्ग के हितैषी है, जिन्हें देखकर पूंजीपति वर्ग भयभीत हो जाते हैं। बादलों की क्रांति का लाभ दबे कुचले लोगों को ही मिलता है, इसलिए किसान और उसके खेतों में बड़े छोटे पौधे बादलों को हाथ हिला हिलाकर अपनी ओर बुलाते हैं। वास्तव में समाज में क्रांति की आवश्यकता है, जिससे आर्थिक विषमता मिट सके, और इसके लिए निराला जी ने बादलों को क्रांति का प्रतीक माना है। निराला जी बादल को देखकर कल्पना करते हैं कि बादल हवा रूपी समुद्र में तैरते हुए क्षणिक सुखों पर दुख की छाया है, जो संसार या धरती की जलती हुई छाती पर छाया करके उसे शांति प्रदान करने के लिए आए हैं। निराला जी कहते हैं कि बाढ़ की विनाश लीला रूपी युद्ध भूमि ने बादल नौका के समान लगते हैं। बादल की गर्जना को सुनकर धरती के अंदर सोए हुए बीज या अंकुर नए जीवन की आशा से अपना सिर ऊंचा उठाकर देखने लगते हैं, और बादलों की भयंकर गर्जना से संसार हृदय थाम लेता है। आकाश में तैरते बादल ऐसे लगते हैं मानो उसके वज्रपात से सैकड़ों वीर धराशायी होकर उनके शरीर छत विछत हैं। निराला जी पुनः कहते हैं कि छोटे व हल्के पौधे हिलडुल कर हाथ हिलाते हुए बादलों को बुलाते प्रतीत होते हैं। निराला जी यहाँ बादलों को क्रांति दूत की संज्ञा देते हुए कहते हैं कि बादल का गर्जन किसानों व मजदूरों को नव निर्माण की प्रेरणा देता है। निराला जी का कहना है कि क्रांति से सदा आम आदमी को ही फायदा होता है। बादल आतंक के भाव जैसे हैं, जो कीचड़ पर कहर बरसाते हैं और बुराई रूपी कीचड़ को साफ करने के लिए बादल जैसे प्रलयकारी होते हैं। छोटे से तालाब में उगने वाले कमल सदैव उसके पानी को स्वच्छ और निर्मल बनाते हैं। आम व्यक्ति हर स्थिति में प्रसन्न व सुखी रहते हैं। अमीर अत्यधिक संपत्ति इकट्ठी करके भी असंतुष्ट रहते हैं और अपने प्रियतम से लिपटने के बावजूद भी क्रांति के नाम से कांपते रहते हैं। निराला जी कहते हैं कि कमजोर शरीर वाले कृषक बादलों को अधीर होकर बुलाते हैं, क्योंकि पूंजीपति वर्ग ने उनका अत्यधिक शोषण कर सिर्फ उन्हें जिंदा छोड़ दिया है।
जिसे केवल बादल ही क्रांति करके इस शोषण को समाप्त कर सकता है। तो आइए कविता की ओर अग्रसर होते हैं। मैंने प्रस्तुत कविता को कुछ छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त किया है ताकि मुझे व्याख्यान एवं पाठन में सुविधा हो एवं साथ ही पाठक गणों को समझने में आसानी हो सके। इसके साथ ही पंक्तियों में आए हुए कुछ कठिन शब्दों को मैंने लाल रंग से दर्शाया है एवं उनके अर्थों को ठीक दाहिने ओर नीले रंग से दर्शाया हूं, जो कि आप लोगों के समक्ष द्रष्टव्य है। तो आइए कविता के पाठन एवं व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। सिंधु के अश्रु धारा के खिन्न दिवस के दाह, विदाई के अभी अनिमेष नयन मौन उर में चिन्हित कर चाह, छोड़ अपना परिचित संसार। तो आइए इन पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता बादल राग भाग 2 से लिया गया है। यह निराला जी बादलों के कल्याणात्मक पक्ष का उद्घाटन कर रहे हैं। यह बादल केवल जड़ प्रकृति के जड़ सौंदर्य नहीं है, अपितु मानव मात्र के सच्चे हितैषी भी हैं। इस भाव को निराला जी ने प्रस्तुत पंक्तियों में दर्शाए हैं। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। यह बादलों को संबोधित करते हुए निराला जी कहते हैं कि हे बादलों, तुम समुद्र के अश्रुओं की तरह हो, जो कि दुखों से ग्रीष्म के ताप से विदग्ध धरती को वर्षा करके शांत करते हो। हे बादलों, तुम विदाई के अपलक नयनों की तरह हो, जो कि विरहिणी मन में अपनी अमिट स्मृति छोड़ जाते हैं। तुम्हारे जाने के पश्चात भी तुम्हारी कामना सभी के मौन और अर्थात हृदय में बनी रहती है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। सुरभि का कारगार चले जाते हो, सेवा पथ पर तरु के सुमन, सफल करके मरीचि माली का चारु नयन, स्वर्ग के अभिलाषी हे वीर, स्वय साची से तुम अध्ययन अधीर, अपना मुक्त विहार। तो आइए पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में निराला जी ने बादल के आगमन से प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों का वर्णन किया है। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। इन पंक्तियों में निराला जी कहते हैं कि जब तुम अर्थात बादल अपना यह सारा परिचित संसार छोड़कर चले जाते हो, तुम्हारी स्मृति की अमिट छाप बराबर बनी रहती है। हे बादलों, तुम तो सुगंधि के अक्षय कोश की तरह हो, क्योंकि तुम्हारे वृष्टि पाकर फूलों में सुगंध और कलियों में विकास संभव हो पाता है। हे बादलों, तुम वृक्षों के फूल की तरह हो, जो कि सेवा पथ का ही लक्ष्य लेकर विकसित और पल्लवित होता है। हे बादलों, तुम सूर्य की सुंदर किरणों को नया सौंदर्य प्रदान करते हो, अर्थात तुम्हारी वृष्टि के उपरांत खिली हुई धूप की किरणें अपना अलग ही सौंदर्य रखती है। हे वीर बादलों, तुम स्वर्ग अर्थात आकाश में रहने वाले हो। तुम अर्जुन की तरह धीर गंभीर बने रहते हो और समूचे आकाश में उन्मुक्त विचरण
करते रहते हो। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। छाया में दुख के अंतपुर का उद्घाटित द्वार, छोड़ बंधुओं के उत्सुक नयनों का सच्चा प्यार। जाते हो तुम अपने पथ पर, स्मृतियों के गृह में रखकर अपनी सूधि के सुसज्जित तार। तो आइए पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। यहाँ निराला जी ने बादल के कर्तव्य निष्ठता का वर्णन किया है। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में निराला जी पुनः बादलों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे बादलों, तुम अपने साथियों, सगे संबंधियों के हृदय पर छाए हुए दुख को भूलकर और उनके सच्चे प्यार को भी विस्मृत करके अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर रहते हो। तुम्हें केवल अपने महान लक्ष्य का ही ध्यान रहता है। परिजनों की सुखद स्मृतियां तुम्हारे कर्तव्य पथ को अवरुद्ध नहीं कर पाती और तुम इन मधुर स्मृतियों को वही छोड़ जाते हो। अर्थात अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ते हुए तुम्हें न तो तुम्हारे संगी साथियों का सच्चा प्यार ही विचलित कर पाता है और न उनके साथ बिताई सुखद घड़ियां ही तुम्हारे मन को कचोटती है। इन पंक्तियों में अगर हम विशेष की बात करें तो निराला जी ने यहाँ बादलों का मानवीकरण करके वे प्रकृति के उपादानों के माध्यम से लोक कल्याण की अपनी मूल दृष्टि का परिचय दिया है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। पूर्ण मनोरथ आए तुम आए, रथ का घर घर नाद, तुम्हारे आने का संवाद। ये त्रिलोक जीत इंद्र धनुर्धर, सुरबालाओं के सुख स्वागत। विजय विश्व में नवजीवन भर, उतारो अपने रथ से भारत। उन अरण्य में बैठी प्रिया अधीर, कितने पूजित दीन अब तक हैं व्यर्थ मौन कुटीर। तो आइए पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में निराला जी ने बादलों से होने वाले वृष्टि की महिमा का सजीव वर्णन करते हुए इस वृष्टि को अखिल संसार के लिए कल्याणकारी माना है। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। यहाँ निराला जी बादलों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे बादलों, तुम्हारे आ जाने से जन जन की इच्छाएं पूरी हो गई। अर्थात तुम्हारे वृष्टि से सारे खेत लहलहा उठे हैं और चारों ओर संपन्नता छा गई है। तुम्हारी गर्जना सुनकर ऐसा प्रतीत होता है कि तुम आकाश से रथ पर चढ़कर आ रहे हो और तुम्हारी गर्जना उसी रथ के आने की ध्वनि है। हे बादलों, तुमने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की है, क्योंकि तुम्हारे वृष्टि से जब यह धरती सुखी हो गई है तो शेष दोनों लोक भी स्वतः सुखी हो गए होंगे। हे बादलों, तुम इंद्रधनुष धारण किए हुए हो और अप्सराएं तुम्हारा स्वागत कर रही है। तो हे बादलों, तुम विजय के प्रतीक हो और तुमने सारी सृष्टि में नया जीवन भर दिया है। इसलिए अब तुम अपने रथ पर से उतरो और इस धरती को वैभव संपन्न कर दो। तुम्हारे विरह में यह धरती रूपी प्रिया बहुत समय से प्रतीक्षा कर रही है। अब आकर इसकी मौन
कुटिया में सुख और वैभव की वृष्टि कर दो। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। आज भेंट होगी, हाँ होगी निस्संदेह, आज सदा सुख छाया होगा कानन गेह, आज अनिश्चित पूरा होगा श्रमिक प्रवास, आज मिटेगी व्याकुल श्यामा के अधरों की प्यास। तो आइए प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। यहाँ निराला जी बादल के आगमन से प्रकृति में होने वाले सुखमय परिवर्तन का वर्णन कर रहे हैं। तो आइए व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में निराला जी कहते हैं कि आज तुम्हारे अर्थात बादलों के आगमन से यह निश्चय हो गया है कि तुम्हारी और इस प्रतीक्षारत धरती की मुलाकात अवश्य होगी। तुम्हारे आगमन से धरती पर जंगल में मंगल हो जाएगा और तुम्हारी थका देने वाली इतनी लंबी यात्रा भी सार्थक हो जाएगी। तो हे बादलों, तुम्हारे आगमन से यह सारी सृष्टि सुखमय बन जाएगी और कालिका देवी के अधरों की प्यास भी बुझ जाएगी। निराला जी पुनः कहने का आशय यह है कि अनावृष्टि के कारण धरती सुखी हुई थी, अर्थात बंजर पड़ी हुई थी। कृषक भी दुखी थे और इन्हें दुखी देखकर कालिका देवी भी दुखी थी। अब तुम्हारे आगमन से सर्वत्र वैभव और संपन्नता छा गई है, अतः कालिका देवी भी हर्षित हो जाएगी। उसकी प्यास अर्थात उसकी पीड़ा अब हर्ष में परिवर्तित हो जाएगी। इन पंक्तियों में हम विशेष की बात करें तो यहाँ निराला जी ने बादल के माध्यम से अपनी लोक कल्याणात्मकता प्रवृत्ति का परिचय दिया है। तो इस प्रकार हम निराला द्वारा रचित इस कविता को देखें तो हम यही पाते हैं कि निराला जी प्रस्तुत कविता में बादलों के माध्यम से लोगों के कर्तव्य की ओर इशारा कर रहे हैं और बड़े ही सुंदर ढंग से यह बादल का मानवीकरण करते हुए उसके आगमन से प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों को दर्शाए हैं। तो इस प्रकार मैं आशा करता हूं कि आज का व्याख्यान आप लोगों के लिए सार्थक सिद्ध हो और साथ ही आप लोगों से यह गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को आप लोग कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब करें ताकि फिर से आप लोगों के समक्ष नए विषय के साथ प्रस्तुत हो सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद।